कल हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था, डीएसआर का। और सबसे पहले हमने कल डाटा की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि डाटा किसको कहते हैं। तो कल हमने समझा था कि डाटा क्या होता है। मतलब ये तीन अल्फाज थे, लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? रॉ होने चाहिए, यानी कि कोई खाम हालत में, जो शायद अभी कोई फाइनल प्रोडक्ट ना हो। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो डाटा आपने रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स इकट्ठी की हैं, ये आपने इकट्ठी कैसे की होंगी? ये खुद ब खुद थोड़ी आ गई होंगी। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वो खुद ब खुद ही मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है। हाँ ठीक है, वो भी एक तरीका कार है, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं आए, किसी ने भेजे हैं। लेकिन फिर भी ये कैसे इकट्ठा किया करते थे? या तो ऑब्जर्व करके, या मेजर करके, या खुद रिसर्च करके। तो तीन ही तरीके। अब देखो, ये हर चीज के ऊपर ना एमसीक्यूज बना देगा वो। डाटा रेफर टू, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल यही होगा, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स। और बाकी ऑप्शंस में क्या करेगा? कोई एक लफ्ज कम कर देगा, एक लफ्ज मजीद ऐड कर देगा। लेकिन आपने वही चीज बतानी है जो आपकी किताब के अंदर लिखी हो। याद रखोगे? इसी तरह आगे, और ये सारी लाइन पूरी कर देगा। डाटा ये सारा कुछ है कलेक्टेड फ्रॉम, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे। उसमें एक ऑप्शन के अंदर ये भी होगा ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। लेकिन बाकी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा। तो बताने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे, इतनी ध्यान से आपने पढ़ना है कि जो भी पढ़ रहे हो कि यहां से वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा। क्यों, है तो चीजें आसान सी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ दिक्कत है डेफिनेटली, जरा थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हमारे प्रोफेशन को जरा इतने वो नहीं करते, मैच नहीं करते ये बातें, इसलिए जरा थोड़ी सी मुश्किल लगती है। अदरवाइज तो ये नॉर्मल चीजें हैं। बेटा उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि इट कैन टेक मैन, यानी कि किस फॉर्म में फिर वो डाटा आपको जो मिला होगा, जो आपने रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल इकट्ठी की है, वो किस फॉर्म में हो सकती है। ये हमने फिर वो नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें एक लाइन ये भी होगी। तो ये मेरे बच्चे कल हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था। और ये क्यों करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने इस डाटा की बेस पे डिफरेंट तरह के एनालिसिस करने होते हैं जब ये प्रोसेस हो जाए, और कुछ डिफरेंट तरह के यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे अगर अभी हम सारे उठ के चले जाएं आतफ के पास, तो आतफ से उसके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, और वो प्रोसेस होके भी पड़ा हुआ है उसके पास। रॉ फॉर्म में भी है और प्रोसेस भी है। जो प्रोसेस है वो बड़े काम का है। वो हमें बता देगा कि लास्ट टाइम कैफ में कितने बच्चे थे हमारे आठों सब्जेक्ट्स के अंदर, इस दफा कितने हैं। वो बता देगा कि अगर जिस दिन क्लास शुरू होती है, क्लास शुरू होने से लेके अगले 10 दिनों तक, 15 दिनों तक बच्चे आते रहते हैं, एडिशन होता रहता है, और वो कहां तक जा सकता है, इस तरह की सारी बातें। और जब पोस्ट रिजल्ट होता है तो उसमें कितने परसेंट बच्चे हमारे पोस्ट रिजल्ट में आते हैं, ये सारी चीजें उसके पास बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। जिससे हम क्या कर लेते हैं? एनालिसिस कर लेते हैं। हमें लग जाता है पता कि कौन सा पेपर हम अभी प्री में शुरू करें, उसको एक बैच दे दें, या किसका हम पहले ही 2-3 बैच दे दें। तो इस तरह की चीजें हम सारी उसकी बेस में एनालिसिस करें। जैसे अभी डीएसआर का था कि भैया डीएसआर क्या हम अभी कोई 3-4 बैच लगा दें? उसका फायदा ही कोई नहीं था। क्यों? डीएसआर से बचने के लिए तो सारी दुनिया ने पूरे का पूरा ग्रुप ए दिया हुआ। तो हम अगर डीएसआर का ये पेपर लगा देते तो बच्चों ने कहां से आना था? बच्चे तो है ही नहीं इतने। आपको अगर मौका मिला होता चारों पेपर देने का, क्या आपने दे नहीं देने थे? या तो आपने पास ये भी किया, या अज्यूम कर लो कि आप वो बच्चे थे कि जिनने बेचारे फास्ट ट्रैक में, जिन्होंने कोई कोशिश करके कोई ज्यादा चार पेपर थोड़ी रख सकते थे। या तो भी आपने पीआरसी किया है, या आपने कम से कम थोड़ा सा टाइम मिला था आपको फास्ट ट्रैक में करने का। जो रेगुलर वाले बच्चे थे उन्होंने नहीं जान छोड़ी उसकी, उसने कोशिश की कि हम चारों के चारों दे दें। तो इसलिए मेरे बच्चे, अभी ज्यादा बैच लगाने का फायदा ही कोई नहीं था। ये सारा क्या है? ये एनालिसिस है। ये चीजों से पता चला हमें कि यार ये तो खराब हो जाएगा काम, बैच खाली बढ़ा के उसका फायदा। फिर बच्चों बच्चों को बेचारों को जो डिफरेंट टाइमिंग में बैठ चुके होंगे, फिर उनको मर्ज करो, फिर उनके कहीं और क्लैशेज आए। तो बेहतर नहीं कि भाई अभी एक ही बैच दो। हाँ, अगर कोई टीचर और इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसको भी साथ मौका दो, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, सभी नए हैं। तो जो पढ़ाना चाहता हो उसको लाजमी मौका दिया जाए, ताकि हर कोई बंदा अपनी जान मारे जो भी है वापस। लेकिन ये सारी बातें कल हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डाटा की टाइप्स को पढ़ना शुरू किया। हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं डाटा की, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव डाटा में भी दो टाइप्स, एक मेरे बच्चे हमारा नॉमिनल डाटा था और दूसरा ऑर्डिनल डाटा था। ये जो अच्छा, क्वालिटेटिव डाटा की निशानी क्या थी? हाँ, इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें फिगर्स नहीं होते हैं, इसमें कोई कैटेगरी शैटेगरीज, इसमें डिटेल्स, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जिसमें नंबर्स ना हो वो हमारे लिए क्वालिटेटिव डाटा है। जैसे होता है ना कि आप आते हो एडमिशन ऑफिस में, आप कहते हो सर मुझे डिस्काउंट दे दो। अच्छा ये बताओ, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है भाई, कितना डिस्काउंट अभी थोड़ा मिल रहा है। अच्छा फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा बताओ कितना डिस्काउंट? सर जितना आपको मुनासिब लगे। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? अभी भी क्वालिटेटिव है, क्योंकि नंबर तो बीच में आ ही नहीं रहा। तो नहीं बेटा, फिर भी कुछ तो आइडिया दो। सर 99%। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए मेरे बच्चे, ये जो डाटा है हमने डिस्कस किया था, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। फिर क्वालिटेटिव डाटा में मजीद हमने डिस्कस किया था, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। इसकी मजीद दो सब टाइप्स थी, एक नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा।
याद करें हमने डिस्कस किया था कि ये नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा है तो दोनों वो है जिसमें मान लो कि फिगर्स या नंबर्स नहीं है, लेकिन दोनों में क्या थी, रैंकिंग थी। ऐसे ही तो मेरे बच्चे दोनों में रैंकिंग थी। हाँ, रैंकिंग एक में थी, है ऑर्डर एक में था, कैटेगरीज दोनों में है। हमने डिस्कस किया था हैं ये दोनों क्या, ये कैटेगरीज हैं डाटा की। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि इसमें फर्क किस चीज का है, ऑर्डर का। ऑर्डर का, और इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। देखो एक लफ्ज एक एक जो वो है टाइप है उसके साथ ऑर्डिनल का लफ्ज लिखा हुआ, और जिसके साथ लफ्ज ऑर्डिनल लिखा हुआ है इसी में ऑर्डर है, इसी में रैंकिंग है, ऐसे ना। तो बड़ी आसानी से याद कर लोगे, रौला ही नहीं होगा कि बताएं रैंकिंग किसमें होती है, ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है, क्योंकि ऑर्डर लिखा तो है उसके अंदर, थोड़ा सा ही लिखा है, चाहे रट्टा लगाने के लिए इतना ही काफी है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हम तो ऐसे ही करेंगे ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, ये कोई थोड़ा कल काम आना ही नहीं फिर भी इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे सिस्टम पड़ा हुआ है, सिस्टम में एक बटन दबाना है, मुझे ये वीकली रिपोर्ट चाहिए, उस पर लिखा होगा कौन सी ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको आज की रिपोर्ट चाहिए, आपको वीक की रिपोर्ट चाहिए, आपको मंथली चाहिए, एनुअल चाहिए, क्या चाहिए, आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे तो रिपोर्ट आपके सामने, शायद आपको लिखकर उसको कमांड देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह के तो माहौल होना, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर इसको फिलहाल पढ़ो। अच्छा, उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस, ये तो खैर डिस्कस नहीं किया था, तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा यहां तक मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस कर लिया था। ले बेटा, आज हमने पढ़ना शुरू करना क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरी टाइप उसकी। यार हमने क्वालिटेटिव डाटा को डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा सा इस तस्वीर से हमें कुछ चीजें मिली थी, हमने कहा था यार इस तरह की चीजें होती हैं क्वालिटेटिव डाटा। आज इसी तस्वीर का एक और अपोजिट क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होगा। इसमें मेरे बच्चे शायद वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी होता है कि ये वो चीजें जो हमारे दिमागों में होती हैं। देखो वो उनके दिमाग में क्वालिटेटिव डाटा क्या होना चाहिए, हमारे दिमागों में क्वांटिटेटिव डाटा क्या होना चाहिए, इस लिहाज से बता रहा हूँ। हमारे दिमागों में मेरे बच्चे क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है बोला, अब कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी बहुत बात आई गई होगी ना कल की, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी जैसे नंबर होते हैं। जैसे मान लो कि आज 2 लाख रुपया इकट्ठा हो, न्यूमेरिकल ही है ना, नंबर्स हैं इसके अंदर। आज क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए, नंबर्स ही है ना मेरे बच्चों इसमें। इसमें ये डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मेरे बच्चे ये भी नंबर्स होते हैं जो मान लो कि फ्रैक्शंस में नहीं होते, पॉइंट्स में नहीं होते, उसको हम डिस्क्रीट डाटा कह रहे होते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा, देखो ये तो डिस्क्रीट हो ही ना, इसको तो ना क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्रीट ना करो। डिस्क्रीट क्या है, ऐसा नंबर जो फर्दर पॉइंट्स या डेसिमल में ना आ रहा हो। तो जाहिर बात है ये किस में हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव में ही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लास में अज्यूम करो 30 बच्चे बैठे होंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे 30.5 बच्चे बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्या हो सकता है? हाँ, सोचना भी नहीं। अच्छा, शक पड़ रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है कि शक पड़ रहा है, सर हो तो सकता है, जरा थोड़ी सी गौर करें। हैं? ऐसे कोई मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे बच्चे इसमें काउंटिंग शामिल होती है, जाहिर बात है। गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 10 20 30 फलाना, ये काउंटिंग करके, जाहिर बात है काउंटिंग करके मेरे बच्चे क्वांटिटेटिव डाटा ही आएगा ना। या काउंटिंग करके आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 बहुत मुनासिब स्टूडेंट बैठे हुए, ऐसा तो नहीं होगा। तो सारी बात है मेरे बच्चे, अगर काउंटिंग करेंगे तो फिर भी कौन सा डाटा आएगा, क्वांटिटेटिव डाटा। या मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ये कंटिन्यूस नहीं होता क्वालिटेटिव में, ये क्या कंटिन्यूस हो, ये तो मान लो कि किसी तरह के डिस्क्रिप्शन हैं, किसी तरह की कैटेगरीज हैं, ये मेरे बच्चे कंटिन्यूस भी हो सकता है। कंटिन्यूस मतलब वो जो पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में जो लिखा जा सकता है। जैसे कोई मेजरमेंट्स होती हैं डिफरेंट तरह की, वो अक्सर क्या आती है, वो पॉइंट्स में आ जाती है। तो इस तरह का मामला हो सकता है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये मेजरमेंट, वही बात जिस तरह भी नाम, और फैक्चुअल, ये फैक्चुअल यहाँ पर भी आ सकता है, पाकिस्तान खुदा ना खासा मैच हार गया, ये क्वालिटेटिव है और फैक्चुअल भी है। आप झुटला सकते हैं इस बात को। हाँ, ट्रॉफी अभी भी हमारे पास, इसको झटाओ, ये भी सच है। ट्रॉफी अभी भी हमारे पास है, लेकिन मैच हम हार गए और वो बेचारे ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं। ये क्या है, ये फैक्चुअल है। लेकिन फैक्चुअल यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, अज्यूम कर लो ये जो कैंपस है इसके 2 फ्लोर है। आप कहेंगे नहीं 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 सर ऐसा है ही नहीं, वैसे तो एक ही फ्लोर है। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर होते तो मैं अगर ये कहता इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं तो फिर 2 फ्लोर ही थे ना, ये फैक्ट है। ऐसे ना मेरे बच्चों, तो फैक्चुअल मतलब वो जो चीज जो न्यूमेरिकल भी हो और हकीकत भी हो, मुश्किल तो नहीं इस बात में। तो मतलब थोड़ा सा हम दिमाग बना रहे हैं कि ये क्वांटिटेटिव डाटा होता क्या है। तो ले बेटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा में मजीद 2 तरह का है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रीट कौन सा डाटा होगा, जो फर्दर पॉइंट्स में या डेसिमल में डिवाइड ना हो सकता हो, वो डिस्क्रीट डाटा है। जैसे आप डिस्क्रीट डाटा में कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर ये 25 स्टूडेंट बैठे हुए तो मेरे बच्चे ये कोई 25.25 25.5 नहीं हो सकते, ये 25 ही है, इसको पॉइंट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। आज हमारी मान लो कि 200 यूनिट सेल हुए हैं, तो ये थोड़ी होगा 250 यूनिट सेल हुए। कोई प्रोडक्ट है तो पूरी की पूरी सेल ही होती है ना मेरे बच्चे। बात समझा रही कि नहीं? कभी हुआ कि खरबूजा आधा चीर के दे दो? हाँ, बात कर, कोई बंदा चीर के बेच रहा तो अलग है बात, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। बात समझा रही? वो यही कहते हैं ना, 2 खरबूजे बिके हैं, 3 बिके हैं, 4 बिके हैं, चलो किलो की अगर बात ना करें,
तो ऐसा थोड़ी होता है 2.25 खरबूजे, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट्स जो सेल होती है वो भी क्या होती है, वो भी डिस्क्रीट डाटा होता है। 4 गाड़ियां सेल हुई हैं, आज 10 मोटरसाइकिलें सेल हुई हैं, आज 20 एसी सेल हुए हैं, आज 15 पंखे सेल हुए हैं। क्या इसको कर सकते हैं हम पॉइंट्स में? ये पॉइंट्स में नहीं होते मोस्टली मेरे बच्चे। ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये डिस्क्रीट है। जो कंटिन्यूस डाटा होता है मेरे बच्चे, ये पॉइंट्स में आता है, ये फ्रैक्शन में आता है, ये डेसिमल में आता है। जैसे अज्यूम कर लो कि अगर हम किसी चीज की पैमाइश कर रहे हैं, किसी की हाइट की पैमाइश कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स में आ सकता है। इसी तरह मेरे बच्चे टेम्परेचर है, ये पॉइंट्स में आ सकता है। या अज्यूम कर लो कि अक्सर बारिश होती है, वो कहते हैं कि आज 200, चलो ये पूरा हो गया, 20.5 मिलीमीटर बारिश हुई। करना है ना भाई, जबरदस्ती बनानी तो है चीज। तो इस तरह मेरे बच्चे ये क्या है, तो कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा, जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा, बड़ी आसानी सी बात। एक तो न्यूमेरिकल्स, नंबर शामिल होते हैं इसके अंदर, और दूसरे नंबर पे या तो ये डिस्क्रीट हो सकता है या कंटिन्यूस हो सकता है। डिस्क्रीट कौन सा होगा, जो पॉइंट्स में डिवाइड ना हो सकता, और कंटिन्यूस क्या है, जो पॉइंट्स में आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये ध्यान रखना कि कौन सा पॉइंट्स में आ सकता है और कौन सा पॉइंट्स में नहीं आ सकता। ये एग्जांपल देखिए, कहता है अज्यूम कर नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। हमारी मेल्स की लाइब्रेरी में तो किताबें नहीं, फीमेल्स की लाइब्रेरी में किताबें पड़ी हुई। अज्यूम कर लो कि वहां पे 5,000 बुक्स पड़ी हुई, अज्यूम कर लो। तो 5,000 बुक्स होंगी, ये पॉइंट्स में तो नहीं आ सकती। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वहां पे एक छोटा सा रसाला भी पड़ा हुआ, वो भी एक, अगर या तो पूरी बुक रीड कर लो या उसको कहीं उस पर रख लो। ऐसा थोड़ी है कि उसको पॉइंट्स पे रखोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? बचपन में हुआ करते थे टार्जन टूजन इस तरह की, शेख चिली, पता नहीं क्या कुछ पढ़ के। आप लोगों के दौर में तो नहीं, ये चीजें हमारे दौर में हुआ करती थी। वो 2-2, 3-3, 5-5 रुपए का मिला करता था। टार्जन अकेला जंगल में, तो टार्जन कल ही जंगल तो होना, और होती फैमिली होना। तो इस तरह की चीजें, खैर वो अच्छा वक्त गुजर जाया करता था उस वक्त। उस वक्त टीवी भी इतने आम नहीं हुआ करते थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये भी क्या है, ये डिस्क्रीट डाटा है। नंबर ऑफ कार्स इन ए पार्किंग लॉट, अगर बाहर कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तो मेरे बच्चे कहेगा नहीं सर, एक एक मोटरसाइकिल का टायर निकाल के ले गए, अब वो तो पूरी है ही नहीं मेरे बच्चे। ये क्या है, ये भी डिस्क्रीट डाटा है। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ए मैच, पाकिस्तान के, मान लो कि पाकिस्तान ने 146 स्कोर किए तो 146 है। मान लो कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें 3 गोल हुए तो 3 ही गोल हुए हैं। या कमी बेशी हो सकती है, पॉइंट्स में आ सकते हैं। सर होता होता बच गया तो समझ लो आधा गोल हो गया, ऐसा हो सकता है। या नंबर ऑफ सिबलिंग्स यू हैव, तो ये सारे मेरे बच्चे क्या हैं, ये डिस्क्रीट है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल देख लो कि पर्सन हाइट, ये सारा, या बेबीज वेट, टेम्परेचर और साइड, टाइम्स टेकन टू फिनिश रेस, या कोई टेस्ट अगर आपको मिले, अमाउंट ऑफ मिल्क इन बॉटल, जो भी है, ये सारा क्या हो सकता है, ये पॉइंट्स में हो सकता है। क्या रखोगे इस बात, कोई दिक्कत? अभी अभी आपने डाटा की कैटेगरीज पढ़ी हैं या टाइप्स पढ़ी हैं? टाइप्स पढ़ी हैं। कैटेगरीज की तरफ तो भी जाएंगे। 3 कैटेगरीज हैं, वो भी आज पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल तो टाइप्स पढ़िए। टाइप्स 6 थी या 4 थी या 3 थी? अच्छा 2 थी, मेरी बात नहीं मानी आप लोगों ने। 2 टाइप्स थी। आगे उसमें कोई मजीद सब टाइप्स भी थी? हाँ, वो 3-3 थी। अच्छा, वो भी 2-2 थी। तो जो 2 मेन टाइप्स थी वो कौन कौन सी थी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव थी उसमें मजीद सब टाइप्स कौन कौन सी थी? नॉमिनल और ऑर्डिनल। और जो क्वांटिटेटिव, उसमें मजीद टाइप्स कौन कौन सी थी? और कंटिन्यूस। और इनमें फर्क थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा, ऐसे ही मेरे, चलें ठीक हो। ले मेरे से, अब इसको रीड कर लेते हैं। हमारी किताब क्या कहती है, कहती है क्वांटिटेटिव डाटा रेफर टू न्यूमेरिकल डाटा दैट क्वांटिफाइज समथिंग। इसलिए मैं अक्सर मैं कहता हूँ ना, मैं बच्चों को यही कहता हूँ, भाई चीजों को क्वांटिफाई तो करो। यानी कि आप लोग कहते हैं कि सर मुझे कुछ और दिन दे दें, मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मुझे कुछ और दिन दे दें। अब ये जो कह रहे हैं मुझे कुछ और दिन दे दें, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। मुझे क्या पता कितने दिन आप मांग रहे हैं? तो समझा रहा हूँ आपको, किस तरह की चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में, आप गए कि आप भाई सब्जी दे दो, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। भाई कितने किलो चाहिए, क्या चाहिए, ये चीजें तो बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए यहां पे उसने बड़ा वाजे करके बता दिया कि क्वांटिटेटिव डाटा रेफर टू न्यूमेरिकल डाटा दैट है क्वांटिफाई समथिंग, जो क्वांटिफाई कर दे, जो किसी चीज की क्वांटिटी नंबर जो भी हो उसमें बता दे। जो नहीं बता रहा तो क्वालिटेटिव। कहता है इट अलाउज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपेरिजन। और अजीम कर लो मेरे, क्लास बी लॉ की हुई, बीएलडी कर लो भैया, और डीएसआर की क्लास हुई। बीएलडी में बैठे हुए 35 बच्चे, डीएसआर में बैठे हुए हैं 21 बच्चे। ये जो आपके सामने डाटा है, मुझे बताओ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव है, ऐसे ही क्या? अब ये जो डाटा है, इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो ना, इन दोनों को जमा कर सकते हो ना शेयो। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। क्या इन दोनों को जमा कर सकते हो? बिल्कुल। क्या इन दोनों को तफरीक कर सकते हो?
बिल्कुल। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल। क्या और क्या रह गया? वही यार। ठीक है, जो भी है। ले बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होगा तो न्यूमेरिकल्स हो तो आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उस पे और कंपैरिजन भी कर सकते हो। अच्छा देखो, बीएलडी में इतने बच्चे बैठे हुए हैं और जो डीएसआर है उसमें इतने, दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर यही लिखा हो भाई बीएलडी में भी मुनासिब बच्चे थे और डीएसआर में भी मुनासिब बच्चे थे, कंपैरिजन करो, दोनों में मुनासिब बच्चे थे, कोई कंपैरिजन बनना है? तो ये मेरे चाहिए, ये आपको कंपैरिजन बताएगा कि किस में कम है, किस में ज्यादा है और किस में कम क्यों है। तो इस तरह की चीजें आप सारी कर सकते हो जब न्यूमेरिकल डाटा आपके पास हो। क्या रखोगे इस बात? नहीं बेटा, कहता क्वांटिटेटिव डाटा मजीद दो टाइप्स में आप स्प्लिट कर सकते हो इसको। डिस्क्रीट जो भी हमने डिस्कस किया, डिस्क्रीट डाटा इज काउंटेबल एंड ऑफन रिप्रेजेंट होल नंबर। सारी पता, वो तो क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप है, काउंट तो होगा, लेकिन मेरे से ये मोस्टली क्या करता है, ये होल नंबर्स को बताता है, यानी कि जो फर्दर पॉइंट्स और डेसिमल में डिवाइड नहीं हो सकता। दीज वैल्यू कैन नॉट बी सब डिवाइड। अब उसने बकवास कर दी, आपने इस पे पक्के रहना है कि ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। अगर डिवाइड करोगे तो चीर फाड़ ही होगी। क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, इनको डिवाइड करना, ऐसे समझा रहा हूं बात, थोड़ी सी समझना कि ये मेरे से बाहर 20 गाड़ियां खड़ी हुई, ये सब डिवाइड, मतलब सब डिवाइड वैसे उसका ज्यादा यही कि पॉइंट्स में नहीं होंगे, ये पॉइंट्स में नहीं होंगे। कहता है एग्जाम्पल इंक्लूड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास या नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जो भी है इस तरह की, वो वैसे हमने काफी एग्जाम्पल देख ली। कंटिन्यूस डाटा क्या, कौन सा बोला? कहता है कि ऐसा डाटा जो होल नंबर ना, यानी कि ये होल नंबर के अलावा भी हो सकता है, जैसे पॉइंट्स का भी हमने डिस्कस किया था डेसिमल में। कहता है कंटिन्यूस डाटा इज मेजरेबल एंड कैन, जो ये मोस्टली जो मेजरमेंट्स होती है ना मेरे बच्चे, ये अक्सर पॉइंट्स में ही होती है। अब कोई भी मेजरमेंट उठा के देख लीजिएगा, हैं, चाहे अब ये कद मेजर कर रहे हैं, ये दीवार की ऊंचाई मेजर कर रहे हैं, ये टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ये बारिश को मेजर कर रहे हैं, ये कपड़े को मेजर कर रहे हैं, तो ये जो अक्सर जो मेजरमेंट वाली चीजें होंगी वो क्या क्या होती है, मोस्टली वो पॉइंट्स में होती हैं। कहता है कि कंटिन्यूस डाटा इज मेजरेबल एंड कैन टेक ऑन एनी वैल्यू वैल्यू विद इन ए रेंज, यानी कि वही बात कि डिस्क्रीट डाटा नहीं होगा यहाँ पे, आप एक किसी भी रेंज में इसकी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है, सादा अल्फाज में, इंक्लूडिंग डेसिमल आर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल कौन सा? हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, जो भी है ये उसने बता दिया। ये शायद उस वक्त की बात हो रही है जब खरबूजों की बात हो रही थी कि क्या चीर चूर के मिलते हैं। अच्छा टार्जन, अच्छा वो भी हो सकती है, लेट चेक किया ना कि कब का ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा आप भी मिलते हैं वो टार्जन टूर्जन वाले? पढ़ता कौन है? ये बात तो हुई है ना, वो तो बेचारे पुराने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे किसी ने, एंटीक्स के तौर पे रखे होंगे, या वो जाएं उधर, मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं उसको, अनारकली की तरफ, वहां पे किताबें पड़ी होती हैं जमीनों पे और सड़कों पे और फुटपाथों पे, इल्म रोल रहा है और आलम यहाँ पे बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बेटा उसने कहा है कि आगे, यही मैंने उसको आपको ये चीज बताई थी कि उसने कहा कि ऑफन होल नंबर होगा। ऑफन इसका मतलब बच्चा ये समझेगा, ये ज्यादातर होल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन उसने, इसलिए मैंने कहा था ये बकवास आपने याद रखनी है, इसलिए मैंने, मुझे पता था कि ये क्योंकि ऑफन ये पक्की बात हो नहीं और कानून तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वहां पे हर लफ्ज का मतलब होता है। जैसे आज अगर जिन बच्चों ने वो पढ़ रहे थे लॉ, तो वहां पे लिखा हुआ था कि मोस्टली कंपनी कुछ लॉ तोड़ेगी तो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी, ऑफन का लफ्ज वहां पर भी था। लेकिन वहां पे कुछ ऐसी सूरतें थी जहां पे उसके जो मालिक या डायरेक्टर वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन वहां यहां पे मेरे ये कानून तो है नहीं कि हम एन हर चीज का वो लफ्ज निकालें, इसलिए उसने आगे ये लफ्ज लिख दिया था कि दीज वैल्यू कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अगर आप इन दोनों लाइनों को अलग करके रखेंगे फिर तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन दोनों लाइनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे फिर वो जो पीछे कंफ्यूजन क्रिएट हुई ऑफन वाली, वो यहां पे खत्म हो जाएगी। और अगर किसी तरीके से आपने ले आए इसको नंबर में, तो फिर डिस्क्रीट से निकाल देना, उसको कंटिन्यूस में ले आना, अगर इस तरह का मामला आपने जबरदस्ती कुछ कर ही दिया। याद रखोगे इस बात को। सर हमारे उसमें मान लो कि साबुन भी तो गुड्स ही है ना, आज इतनी प्रोडक्ट सेल हुई 20 साबुन, अगर वहां पे खुदा ना खासा छोटी छोटी काट के देते हैं हिस्सों में कर करके, तो इट्स ओके, आपका इलाका आपको मुबारक, तो वहां पे फिर ये जा सकता है यहाँ पे। याद रखोगे इस बात को। नहीं मैडम, अभी तक आपने क्या पढ़ा बोला? डाटा की टाइप, डाटा पढ़ा, सबसे पहले डाटा समझा होता क्या है, कहाँ से वो जनरेट होता है, किस शक्ल में पड़ा होता है, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया।
उसके बाद मेरे हमने टाइप्स डिस्कस की, दो ही टाइप्स थी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। फिर क्वालिटेटिव में मजीद दो तरह की, नॉमिनल और ऑर्डिनल। फिर हमने क्वांटिटेटिव में मजीद दो तरह की, कौन कौन सी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये मेरे अभी तक की हमारी सारी डिस्कशन थी। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, कल भी मैंने आपको बार बार बताया था, पेपर में टाइप्स पूछे तो ऊपर वाली लिखनी है, कैटेगरीज पूछे तो ये नहीं मेरे दिल में आ रहा था सर मैंने वो भी लिख दिया ये भी लिख दिया। अब तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, हाँ कुछ तो मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने दोनों लिख दिए ना। लेकिन गलती तब होगी अगर कैटेगरीज पूछी और आपने खाली वहां पे टाइप्स लेकर आगे, फिर वो गलती है, उसमें फिर कुछ भी ना ढूंढिएगा। वहां पे तो हो सकता है वैसे उसको बुरा लगेगा, इसको समझ नहीं आई कि मैंने पूछा क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चे जो चीज जहां पे लिखी हो, और आई कैप का एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको पेपर में जो भी सवाल देगा, अब ये आई कैप की किताब खोल के उसको चेक करेगा। ये ना समझना कि खुदा ना खासा वो रैंडमली वैसे ही बैठ के चेक कर रहा हो। जो आई कैप की किताब में है, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कल हमने देखा नहीं, आधा पेपर तो तकरीबन हमारा नॉलेज बेस्ड है, वो किताब वाली चीज पूछेगा। हाँ एग्जाम्पल अगर किताब से हटके भी कोई दे दोगे रेलिवेंट, इट्स ओके, ये नहीं कहेगा किताब वाली एग्जाम्पल दो। हमारे भी ये देखो जो वो है ना, जो इंडिया या बाकी मुल्कों की या एसीसी की भी अगर हम स्टडी की बात करें, मैं लॉ की अगर बात करूं, वहां पे केस स्टडीज होती हैं उनकी, जो रियल केसेस होते हैं ना बीच में, और वो रियल केसेस का रेफरेंस मांगते हैं कि ये कानून है, इस कानून से रिलेटेड फलाने वर्सेस फलाने का जो केस था ना, वो भी बताओ। वहां पे इतनी डिटेल से इतना टका के रट्टा लगाना होता है, ये ना समझे कि ये रट्टा सिर्फ पाकिस्तान में ही है। जितना टका के रट्टा आईसीआई वाले लगाते हैं ना बेटा, आप तो उसके आधे में भी नहीं, टका के। और हर पेपर में, यहाँ पे तो काफी इन्होंने फिर भी अपना रुझान चेंज कर दिया ना, फिर हम कहते हैं कि खुदा ना, तो भाई चीजें याद भी तो करनी है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज तो हर चीज सिस्टम में है। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके दिमागों में भी हो ताकि हम आपको सर्टिफिकेशन दे दें, अदरवाइज तो आप जरूरत ही कौन नहीं। आपका वो आप वाले मोस्टली काम इंजीनियर्स कर रहे हैं, डाटा का एनालिसिस करना है ना आपने, तो एनालिसिस तो इंजीनियर भी कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स भी कर रहे हैं। जो आपने करना है यकीन करें, मैं सच्ची बता रहा हूं, हमारा दोस्त वो कहता है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो हूं, मुझे फायदा नहीं आज तक नजर आया, क्योंकि मैंने कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम ही नहीं किया। तो मैं काम कर रहा हूँ वकीलों वाला या फलाना, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला है वो कहता है मेरा एक हमारा सबॉर्डिनेट है वो इंजीनियर है, सारे एनालिसिस करके वो देता है। तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको, ये सर्टिफिकेशन मिलेगी उसको उसको ये भी तो बंदा पूछे ना, आज इस लेवल पे आप हो, उस लेवल तक जाने में किस चीज ने आपकी मदद की है। आप इतने मुल्कों में घूमते हो, इतनी कंपनियों में काम कर रहे हो, वहां पे जो आपकी इंप्लॉयमेंट है उसमें कौन सी चीज मदद करती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेफिनेटली। ये थोड़ी है कि वो कोई भी बंदा एमकॉम हो बीकॉम हो उसको इतने लाखों में वो रखेंगे। खैर वापस है, जब बड़ा कैटेगरीज ऑफ डाटा, जब कैटेगरीज ऑफ डाटा की बात है, ये जरा टका के रट्टे वाला एरिया आ गया आपका। आपने चीजें अच्छे तरीके से याद करनी है मेरे बच्चे। यहां पर भी तो तीन कैटेगरीज होंगी यहाँ पे डाटा की, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। आज कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर वाला तो सारा कंप्लीट कर लेंगे, अनस्ट्रक्चर भी जितना अगर हो सका तो करेंगे, अदरवाइज इसको 2-3 दिनों में कर लेंगे। देखो बेटा सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर डाटा की बात करें, मेरा ख्याल है तस्वीरें बोलती हैं, तो क्या ये तस्वीर कुछ बोल रही है? अगर स्ट्रक्चर डाटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डाटा बड़ा मेरे बच्चे जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर रोज में प्रॉपर कॉलम्स में डिवाइड नजर आ रहा है आपको, इसकी कोई शक्ल नजर आ रही है आपको, यही हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर डाटा की दो ही निशानियां होंगी कि प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है, यही निशानी है स्ट्रक्चर डाटा की। और देखेंगे ये कितना होता है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर चाहिए बड़ा थोड़ा होता है। उसके बाद में बच्चे अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होगा, जैसे कि नजर आ रहा है, ये ऐसा डाटा होता है जो रोज और कॉलम में डिवाइड नहीं होता है। जैसे मान लो कि सीएफई में बड़े सारे लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये वीडियोस बन रही हैं, बड़े सारे बच्चों की फीडबैक आ रही है, बड़े सारे ग्रुप्स में डिस्कशंस हो रही हैं, बड़े सारे हमारे ईमेल्स आ रहे हैं, बड़े सारे हमें व्हाट्सएप आ रहे हैं, बड़े सारे हमारे फेसबुक के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं गंदे गंदे भी आ रहे हैं। ये सारे क्या हैं? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। इनका एनालिसिस करना इतना आसान होता है, ये बड़ी आसानी से एनालिसिस हो सकता है इसका, इनका एनालिसिस हम किया करते हैं बड़ी आसानी के साथ। इनका एनालिसिस करना आसान नहीं होता, यानी कि होता ही नहीं एनालिसिस, हम पढ़ेंगे आगे जाके। चले मैं अभी आपको बताता हूं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये जैसे अभी मैंने आपको बताया फेसबुक के ऊपर जितने कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि ये रोज और सादा अल्फाज में ये बता देना ये अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि ये रोज और कॉलम में डिवाइडेड नहीं। जो जो रोज और कॉलम वगैरह में डिवाइड करके जो डाटा नजर आ रहा हो, तो मेरे से जिसकी प्रेजेंटेशन रोज और कॉलम में हो उसको क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। लेकिन जो ना हो या ना हो भी नहीं सकता, याद रखना, वीडियो को कैसे रोज और कॉलम में डिवाइड करोगे आप? कमेंट्स को, ये सारा जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे इधर उधर, जो भी हमें फीडबैक मिल रही है, ये सारा कैसे करोगे? जो भी आप लोग फीडबैक देंगे मेरे बारे में कि चंद दिनों में, मान लो कि नेक्स्ट वीक में कोई आ जाएगा आपसे फीडबैक लेने, बताएं कैसा चल रहा है, ये बड़ी कीमती होती है। देखो आप लोग अपनी दिल खोल के सजेशन देना, बेशर्मी ना हो। राणा साहब की शक्ल पसंद नहीं, पहले फिर
है ना वहाँ, बस ये बाइसनेस होती है, बाइसनेस होती है। इस बेस पे नहीं करना कि सर ने एक दिन मुझसे सवाल पूछा था, किताब पे डांटा था, तो सर की नौकरी यहाँ से जाए। आप लोग बड़े बेरहम हो, आपको पता है? आप बड़े सारे बेचारे टीचर्स हैं, उनकी जो नौकरी है ना, उसके बेचारे की कहते हैं गोटे की ट्यां बैठ जाए। आपकी वजह से बड़े सारे लोगों की नौकरी जाती है कॉलेजेस के अंदर, स्टूडेंट्स के लिहाज से। और फिर बेशर्मी एक और लेवल की आती है, सारे इकट्ठे होकर एक पेज होते हैं, एप्लीकेशन लेकर साइन करके एनु हटाओ। वो कहेंगे भाई जब आपको पढ़ाने के लिए इस बंदे को रखा है, जब हटा ही देंगे तो फिर तो पक्का पक्का ही निकालेंगे ना उसको। और उनके पास एक जवाब भी आ जाता है कॉलेज के पास। वो क्या करता है, वो टीचर के सामने रखता है, पहले भी बहाना ढूंढ रहे होते हैं, अल्लाह पढ़ो तो जाओ कर। तो याद रखना कि उसके घर में जो परेशानी आएगी, उनके बच्चे जो भी बर्दाश्त करेंगे, तो जो वहां पे आएगा उसमें पूरे पूरे हिस्सेदार होंगे आप। इन चीजों को दिमाग में रखा करो। ये ना सोचा करो कि मेरा ये छोटा सा फैसला, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आपने किसी का घर बर्बाद कर दिया। तो ये इतनी जल्दी नौकरियां नहीं मिलती। आपने तो चुप करके ना, इसकी आवाज कम है, इसकी आवाज ज्यादा है, इसकी ये है वो है, हैं? जो चीजें बड़ी, एक छोटा सा वो था, बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकती थी, आपने उसको एडजस्ट नहीं किया। आपने उसकी नौकरी से निकाल, ये ना कहना कि सर ठीक हो गया सर बस करो, असि ਤੁਹਾਡੇ बारे गल नहीं करांगे हैं। ਮੈਨੂੰ मेरे बारे तो कुछ कर भी लोगे अल्लाह माफ, तुम निकल सकते हो क्लास से, शायद मैनू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी बात है, अल्लाह माफ, ऐसा नहीं कुछ भी हो। आप लोगों की बात बड़ी अहम है। फिर टीचर किसी और को लगा देंगे, ये पढ़ाएगा आपको। खबरदार अगर कोई रिफंड लेने आया, नहीं बेटा वापस आए। कहता कि सर अच्छा यार ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं आती एक ही जगह पे, पहले 10-10 के मिलते हैं, ये क्या है आप? सर एक तो लेट 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 क्वेश्चन देखने का। मैंने कहा स्टूडेंट्स भी काउंट किए थे हैं कि कितने स्टूडेंट है क्लास में, हैं? वो कहता 10-10 के मिलते हैं। खैर वापस आए, मोटरसाइकिलें भी थी, गाड़ियां भी थी, पता नहीं क्या कुछ था। खैर वापस आए, तो बेटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें ये कमेंट्स। अच्छा अगली बात, शायद आप में से कुछ लोगों ने वो मूवी देखी होगी, पीके। याद है कि वहां पे वो जो भी उनका वो जो पीके के खिलाफ जो जिसने वो किया हुआ था, सारा महाज खोला हुआ था, जो उनका उस कैटेगरी का मौलवी था, तो उसके सामने जब उनके दो बंदे आए थे, वो टेबल पे बैठा हुआ था। कहता कि सर लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पेज दिया पहले, उसने पढ़ के कहा कि सिर्फ 5। कहता नहीं नहीं सर, ये तो वो है जो हमारी फेवर में है, गालियां तो इन फाइलों में है। शायद वो अगर आपको याद हो, इसका मतलब उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत करके, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था। ये जितने कमेंट्स आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ये कौन सा डाटा था? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था। सर इसका एनालिसिस करना तो इतना आसान है ही नहीं। उन बेचारों ने पता नहीं कैसे एनालिसिस करके लेकर आए होंगे, हैं? कितनी मेहनत की होगी, हर गाली को लहदा किया होगा, हैं? तो गालियां तो ज्यादा थी, और सपोर्ट में 5 कमेंट्स उनको मिले थे। तो कहने का मतलब ये इतना आसानी से एनालिसिस करेंगे, सही करेंगे, सही। इसके लिए भी, इसके लिए खास टूल्स होंगे, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएगा सेमी स्ट्रक्चर, उसमें ये दोनों खुसूसियात होंगी, स्ट्रक्चर वाली भी हो, अनस्ट्रक्चर्ड वाली भी। नहीं बेटा जरा थोड़ा सा क्योंकि देखें जरा दिमागी तौर पे ना हमारा जरा थोड़ा सा जो थिंकिंग है वो ब्रॉडर हो जाती है अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाए। देखिएगा स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा, ये इसमें क्या खसूसियात होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। कहता है कि जो स्ट्रक्चर डाटा ना, कहता है कि कैन बी डिस्प्लेड इन रोज कॉलम, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर इस शक्ल में आपको डाटा कभी भी मिले ना, आप मुझे ये बताओ, ये फाइल होना लेने वो, बताओ ये फाइल में ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड? क्यों आपने बोल दिया इसको स्ट्रक्चर्ड है? रोज एंड कॉलम में, तो पक्की बात है ये कौन सा डाटा? स्ट्रक्चर। अच्छा इसके नीचे 2 लाइनें लिखी हुई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉस। ये स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर्ड? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। क्यों? रोज एंड कॉलम में है ही, सादी सी बात है ना। जो रोज एंड कॉलम में है स्ट्रक्चर्ड है, जो रोज एंड कॉलम में नहीं वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। आपकी फीडबैक लेंगे, वो जारी बात है वो भी इस तरह प्रॉपर वो होगी, रोज कॉलम में डिवाइडेड। वैसे समझा रहा हूं, हालांकि वो इस तरह की जो चीजें होती है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड है, समझा रहा हूं आपको। उसी के नीचे एक एक वैसे आता है कि आप ओवरऑल फीडबैक दें अल्फाजों में लिख के, वो क्या हो रही होगी? वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर तो वो रोज कॉलम वाली हो तो स्ट्रक्चर्ड, अगर बाकी उसके नीचे, खैर वापस आए, कहते हैं ये एक तो रोज एंड कॉलम में होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, और अनस्ट्रक्चर्ड की क्या निशानी है? कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन रोज एंड कॉलम। इसकी निशानी ये है कि रोज और कॉलम में नहीं आता, याद रखोगे। इसी तरह कहता है कि ये क्वांटिटेटिव होता है मोस्टली स्ट्रक्चर्ड डाटा, और ये क्या होता है? ये क्वालिटेटिव। चलिए ये भी उसने हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी कि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है किसी भी शक्ल में वो हमेशा ही क्या होगा?
वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये जितनी बातें हमने डिस्कस की पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये सारा क्या है, ये क्वालिटेटिव, और ये मोस्टली ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव डाटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्योंकि वही रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं ना। थोड़ा उसके बाद कह रहा है कि जो कंपनीज के अंदर जितना डाटा जनरेट होता है ना किसी भी कंपनी के अंदर, उसका 20% तक स्ट्रक्चर्ड होता है सिर्फ, तकरीबन 80% तक क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब ज्यादा जो डाटा जनरेट होता है कंपनीज के अंदर वो कौन सा है, अनस्ट्रक्चर्ड। इतने सारे सर्वेज, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे ईमेल्स, इतने सारे व्हाट्सएप्स, इतने सारे इंप्लॉइज फीडबैक, स्टूडेंट्स फीडबैक, पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा हो रहा होता है। तो ज्यादा तो है ही वो डाटा। फिर अच्छे, तो 80% तक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सिर्फ 20% तक कौन सा बनता है, स्ट्रक्चर्ड है। कहता है कि नंबर, डेट्स एंड स्ट्रिंग्स, इस तरह की चीजें इसमें शामिल होती हैं स्ट्रक्चर में। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इसमें तस्वीरें, ऑडियोज, वीडियोज, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स, ईमेल्स, स्प्रेडशीट्स, कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं। कुछ और भी हैं, थोड़ा सा कहता है रिक्वायर लेस स्टोरेज। ऐसे स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करने के लिए ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए होती है, लेकिन अनस्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए ये जो है ना, इनके पास ये जो फेसबुक हो गया, Amazon हो गया, दराज वाले हो गए, जो भी है, अब इनके पास जो डाटा है ना, ये मोस्टली इनका भी डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है। और इनको स्टोरेज के लिए वो जो आखिरी है ना, येटाबाइट या जीटाबाइट या एक्साबाइट, उस तरह के इनको सर्वर चाहिए होते हैं। ये छोटे मोटे सर्वर से अपना ये डाटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। उसके बाद ये कहता है इजियर टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट विद लेगेसी सोल्यूशन, यानी कि आम सोल्यूशन के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है। इसको आम सोल्यूशंस के साथ, यानी कि आम जो टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उसके साथ ही मैनेज नहीं होता। खैर ये कुछ मेरे बच्चे बेसिक सी बातें थी, यहाँ पर भी उसी तरह की बातें, इसमें कोई नई बात नहीं। ले बेटा, ये कौन सा, जी जी सर वहाँ वही वाली स्लाइड सर, यहाँ आप देखिए तो स्प्रेडशीट्स को अनस्ट्रक्चर में डाला हुआ है। स्प्रेडशीट तो खुद स्ट्रक्चर है, डिपेंड करेगा ना स्प्रेडशीट में डाटा किस शक्ल में है। कोई बात अगर न्यूमेरिकल है तो जारी बात है, अगर कोई वैसे वहाँ पे कोई क्वालिटेटिव चीजें इस तरह की लिख रखी हैं आपने, कोई फीडबैक्स हैं, कुछ इस तरह का है, तो हो सकता है। पर यार वो वहां पे लिख भी तो सकते हो ना। अभी सर इमरान शाह साहब टेक्स्ट पढ़ाएंगे, वो एक्सेल पे पढ़ा रहे होते हैं, उसकी शीट वहीं पे वो फ्रीज करके उसको लिख भी रहे होते हैं। इतना दिल पे लेकर ना, ये जैसा समझाया तो दिल पर लेकर पढ़ोगे तो इस दिल से उतारने के लिए 6 महीने मिलते हैं, जो हमें नहीं चाहिए भैया, हैं? क्योंकि आप स्प्रेडशीट ज़्यादा नहीं पता एक्सेल की शक्ल में होती है, ये एक्सेल को ही मोस्टली उसी का दूसरा नाम बोला जाता है इसको। तो दिल में तो यही आती है कि लेकिन बहरहाल तस्वीरें जुड़ी हुई हैं यार, थोड़ा बहुत हो ही सकता है, उनका अपने जज्बात हैं। यहाँ पे तो कोई स्प्रेडशीट नहीं है। ये सारा कौन सा है, इसमें क्या कुछ है, इसमें चैट्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, सोशल मीडिया है, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, वॉइस ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं जब वीडियो को हम वॉइस उसमें कन्वर्ट कर दें ना, टेक्स्ट के अंदर, जो वीडियो में बोला उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, ये वॉइस ट्रांसक्रिप्शन है। कॉल सेंटर्स, अब इतनी सारी कॉल्स आती हैं, उसमें गुस्से वाली भी होती है, उसमें तारीफ वाली भी होती है। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा है? आपका क्या, अभी आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं। वैसे बता रहा हूँ आपको कि उसमें हर तरह की, जस्ट एग्जांपल, मुझे हर दूसरे दिन कॉल आ जाती है पीडीसीएल की तरफ से, आपकी तरफ से इतना बिल ड्यू है। मैं कहता हूँ भैया मैंने कटवा दिया, अल्लाह के बंदो, दफा हो जाओ तुम लोग, मुझे बार बार कॉल ना करो। वो कहता कि सर हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आपके बंदे से ही हमने कटवाया पुराना कनेक्शन, और वो नया लगा के गया हुआ। तो वो वो सर उसका मॉडम कहाँ पे है? मैं कह मेरे घर पड़ा हुआ। तो सर वो आकर दे के मैं आकर ले जाऊँ। हाँ, मुझे जस्ट मैं, ये कॉल रिकॉर्ड हुई है, ये कॉल रिकॉर्ड हुई है, इसमें सारी। अब वो क्या करेंगे, अब ये जो जितनी भी कॉल्स आती हैं वहां पे, इस डेटे का एनालिसिस करेंगे। अगर इतना आसान नहीं, लेकिन इसके लिए भी एनालिसिस, इसके लिए अभी हम डिस्कस करेंगे एनपीएल टाइप की, नेचुरल एनएलपी, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है कुछ इस तरह की, वो चीजें यूज करते हैं। उसमें लोगों के सेंटीमेंट्स चेक करते हैं कि कितनी कॉल्स आई, उसमें से कितना जो तारीफी मामला थे, कितने तो जो टून वो बड़ी सख्त थी, और वो लोगों के सेंटीमेंट्स कुछ और थे। तो इस तरह की चीजें, वो जो थे ना, वो 5 तारीफ वाले थे, वो जो फाइलों में गालियां थी, वो सेंटीमेंट्स ही थे लोगों के, हैं? तो ये मेरे बच्चे, ये क्या है, ये सब रिकॉर्ड होता है, इससे भी हम एनालिसिस करते हैं वो, लेकिन इतना आसान नहीं होता वही बात। तो ये मेरे बच्चे, ये सारी बात। और ये देखो भाई, इधर उसने स्ट्रक्चर में रखा है उसका एक्सेल को, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इतना दिल पे ना लो ये चीज़, बात का बेचारा तस्वीर बनाने वाले से कोई गलती हो सकती है, तो ठहर जाता। ये किस में है, स्ट्रक्चर में ही। ये कौन सा डाटा है? जैसे कॉलेज में स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा होगा, आईका में भी इसी तरह स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा होगा।
तो मुझे बताएं क्या ये जो पहला है, ये मेरे बच्चे एक प्राइमरी की होती है, ये यूनिक होता है। नाम तो दो बच्चों के सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है ना दो बच्चों के नाम सेम, बिल्कुल हो सकता है। मुझे याद है कि जब जब अपना रिजल्ट आई कैप के उसमें ढूंढा करता था, तो यकीन कर लें मोहम्मद नवीद खान एक से ज्यादा हुआ करते थे। तो फिर फादर नेम से थोड़ा सा डिफरेंस का पता चलता है। कहने का मतलब कि सेम नाम हो सकते हैं, निश्चयो कई जाते फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, होता है ना ऐसे। हो सकता है कि किसी और, मान लगे इसी उसमें उसने अपने बच्चे का नाम रखा, क्योंकि मिलते जुलते रखते हैं ना उसी टून में। हमीद है तो बच्चे का नाम नवीद रख दिया, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बेशर्म। नहीं बेटा, अच्छा ये जो रोल नंबर है ये तो सेम हो सकते हैं, एज भी सेम हो सकती है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ तो वहां पे डिफरेंस रखना पड़ता है। जब ये डाटा रोज और कॉलम में डिवाइड हो रहा होता है ना, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ती हैं जो दो लोगों के डाटे को आपस में मिक्सअप ना करें। उसके लिए मेरे बच्चे एक, जब एक्सेल आपको सिखाया जाएगा ना एमएस ऑफिस में या बाकी जगहों पे, वहां पे आपको समझाया जाएगा कि यहाँ पे एक प्राइमरी की के तौर पे कोई डाटा इस्तेमाल किया जाता है, एक रो। तो ये मेरे बच्चे जो पहला है ये रोल नंबर, ये मेरे बच्चे क्या है, ये यूनिक होगा हर एक का। जैसे आप लोगों का किसी दो बच्चों का सीआरएन सेम नहीं होगा। तो ये मेरे बच्चे आपका एक्चुअली आपका आई कैब में जो आईडी है ना, जो आईडी है कस्टमर आईडी जिसको कह लें या स्टूडेंट आईडी कह लें, वो आपका सीआरएन है, जो आपको सही शिनाख्त देता है, जो अलहदा करता है आपको बाकी लोगों से। जैसे आपका सीएनआईसी है, पाकिस्तान में किसी दो बंदों का जो सीएनआईसी सेम नहीं होगा, उसका जो नंबर है वो सेम नहीं होगा। ये मेरे बच्चे क्योंकि शिनाख्त है, वो आईडी होता है, इसीलिए आईडी कार्ड कहते हैं ना। ये जो आईडी का लफ्ज है ना, ये हर एक जो मिलता है, प्रोडक्ट आईडी होती है। जैसे मान लो कि कंपनी वो कई तरह के प्रोडक्ट्स बेच रही है, और बात का एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज होती है, वो हर प्रोडक्ट को क्या करती है, एक आईडी देती है, जिससे वो डाटा सारे का सारा इन शक्लों में रिकॉर्ड हो रहा होता है। जैसे इंप्लॉय रिकॉर्ड है, इंप्लॉय भी सेम हो सकते हैं, उनका इंप्लॉय आईडी होता है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करता है आपस में एक दूसरे से। इसी तरह मेरे बच्चे सेल रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट के वहां पे आईडीज हो। जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, इवन देन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें भी कोड्स होते हैं, जो आपका जितना भी ये आ रही होती है, चाहे वो जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फलानी फलानी चीज़, ये जितनी डेप्रिसिएशन जो भी है, हर एक का एक कोड होगा जिसके तहत वो रिकॉर्ड किया जाता है। खैर बैंक ट्रांजैक्शन वहाँ पे भी अकाउंट नंबर जो भी है यही आईडी। खैर ये वैसे ही समझा रहा हूँ आपको कि ये टेबल्स किस तरह थोड़े से बंद होते हैं। ले बेटा, पढ़ क्या रहे हो बोला, कैटेगरीज ऑफ डाटा। कितनी तरह की कैटेगरीज हैं, तीन तरह की। कौन कौन सी, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखो सेमी स्ट्रक्चर की हमने बात नहीं की, क्यों करने की जरूरत नहीं थी, उसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों की खसूसियात है। तो भैया फिर हमें रॉलेज, वो तो मेरा ख्याल है तस्वीर से भी आपको नजर आ रहा था। ये क्या है, अच्छा वो आप कहेंगे नहीं नहीं सर उसमें सारे का सारा क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड ही है। तो अनस्ट्रक्चर्ड को समझो फिर स्ट्रक्चर किया है, चलो इस तरह कर लो। तो खैर, तो मेरे बच्चे मेनली जो फोकस रखना है आपने वो इन दो पे रखना है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। लेकिन पेपर में सेमी स्ट्रक्चर्ड आएगा, क्योंकि ज्यादा फोकस आपने स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर पे किया होगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी किस्मत है कि जिस पे हमने ज्यादा फोकस किया होगा पेपर में वही आ जाए। कभी हुआ है पहले ऐसा, कम ही हुआ है, इसलिए यहां पर भी कम ही होगा मेरे बच्चे। तो आपने तैयारी सारी किसकी करनी है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर की। पेपर में कौन सा आना, सेमी स्ट्रक्चर। ले बेटा वापस आओ। अब मुझे ये पूरा यकीन होगा कि इंशाल्लाह आप सेमी स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे पूरे का, क्योंकि उनको लग रहा होता है सर बात कर कोई बंदा नैश ही होता यार, यदि गल सच ही ना हो जाए, होता ना ऐसे, यार सर बोला है तो हो सकता है इनकी बात सच ही हो जाए। बिल्कुल डीप रिसर्च, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ना, इसके लिए ये चीज बोली जाती है डीप रिसर्च वाली। खैर वापस है, कहता है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट टिपिकली स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम। रोले भी बता दिया उसने। कहता है कि जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा वो किस तरह मेरे बच्चे आपके सामने पेश किया जाएगा, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। कहता है दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, बड़ी आसानी के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके पास जाएं, अरशद आतफ के पास, उसके पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो सारे का सारा इस शक्ल में आया है, रोज एंड कॉलम्स। वो जब भी, हाँ हर एक बच्चे का कोई ना कोई एक यूनिक आईडी जरूर है उसका। आप जाएंगे वहां पे उसको बताएंगे तो वो क्या करेगा, हाँ जैसे सेल नंबर है वो भी हर बंदे का यूनिक होता है। बात का तो वो सेल नंबर आपसे लेगा, अक्सर नाम नहीं लेते क्योंकि नाम तो सेम भी हो सकते हैं, या सेल नंबर होगा या आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, या मेरे बच्चे आपका ये जो यहाँ का सीएफई का रोल नंबर होगा, वो भी हर एक बच्चे का यूनिक होगा। तो इससे वो क्या करते हैं, आपका डाटा सर्च करते हैं, बड़ी आसानी के साथ सर्च कर लेते हैं और सारे के सारे वो रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं। अगर मैं भी रिपोर्ट लेना चाहूँ इस क्लास के सारे बच्चों की रिपोर्ट मुझे दे दो तो वो 1 सेकंड लगाएगा, निकाल के दे देगा, क्योंकि डाटा बड़े रोज कॉलम में प्रॉपर वहां पे स्टोर है। हाँ ये एक्सेल पे भी कर सकते हो आप काम, लेकिन हमने क्या किया, वो उसी का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ। तो एक्सेल पर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर पे भी। और सॉफ्टवेयर में जो होता है उसके लफ्ज मोस्टली, वैसे तो ये बड़ा उसके डेटाबेस लफ्ज बोल दिया जाता है। क्या लफ्ज बोल दिया जाता है, डेटाबेस। ये एक्सेल की शक्ल में भी हो सकता है और डेटाबेस की शक्ल में भी हो सकता है। एक्सेल में आप खुद ही क्यूरी वहां पे खुद ही चीजें सर्च कर सकते हो,
डेटाबेस के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे एक खास लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम एसक्यूएल कहेंगे। ये मेरे चाहिए उसके लिए, अगर डेटाबेस में डाटा पड़ा हो तो उसके लिए मेरे चाहिए एसक्यूएल क्या, ये लफ्ज बोला जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ ये एसक्यूएल क्या हो। खैर वापस में, समझ नहीं ना आ रही, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है और ऐसे ही याद करना मेरे चाहिए हमने। कहता है स्ट्रक्चर डाटा रेफर टू, ये हो गया मेरे चाहिए यहां तक। कहता है दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, एनालाइज एंड क्यूरी यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स। कहता है देखो इसको मैनेज करना बड़ा आसान है, जब मर्जी जैसे मर्जी इसको किसी बंदे का डाटा ढूंढ के उसको चेंज करें। लेकिन अगर फेसबुक पे ढूंढो किस बंदे ने क्या कमेंट किया है, उसको डिलीट करें या क्या करें, इतना आसान नहीं होगा। उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डाटा बड़ी आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको, कहीं और जगह पे अगर कॉपी पेस्ट करना जो भी है, ये सारा कुछ करना आसान है और इसको एनालाइज करना भी आसान है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा डाटा स्ट्रक्चर डाटा है, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं उसका। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में कितना बच्चा था, उससे पिछले सेशन में कितना था। अगर पिछले सेशन से इस सेशन में बच्चा इतने परसेंट बढ़ा है तो इससे अगले सेशन में कितना बच्चा बढ़ सकता है, ये सारा का सारा हम क्या कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ये जो डाटा पड़ा होता है स्ट्रक्चर, इसका एनालिसिस करना आसान। ये जितना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा है, ये सारा कौन सा होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। याद रखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां जहां से भी डाटा पहुंचा है वो सारे का सारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। याद रखोगे। ले बेटा, कहता कि एनालाइज एंड क्यूरी यूजिंग स्टैंडर्ड टूल। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, क्यूरी कर सकते हो। इससे जो भी चीजें निकालना चाहें आप उसको वो करें, क्यूरी करें वहां पे कि मुझे ऐसा करें। जैसे अभी मैं गया वहां पे रिटर्न फाइल करने से, तो बैंक वालों को कहा कि सर वो मुझे फाइनेंशियल ईयर की वो दे दें मेरी बैंक स्टेटमेंट। तो सारी बात उन्होंने कहीं मेरा सारा डाटा एंटर करके कोई डाली होगी ना क्यूरी कि कहाँ से लेके कहाँ तक डाटा चाहिए, ये वाला जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो उन्होंने वो डेट लिख दी होगी कि 1 जून 2025 से लेके, सॉरी 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, नहीं अभी तो, और 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक इसका रिकॉर्ड दे दें आप। तो उन्होंने ये क्यूरी किया, आपने उससे निकाल के दे दिया उसको। बात समझ आ रही है थोड़ी सी। तो इसमें उसको एनालाइज करना, मैनेज करना, क्यूरी करना, ये सब बड़ा आसान है इसमें। कहता है कि इसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल यूज करते हैं लाइक रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, एक्सेल भी हो सकता है, ये रिलेशन डेटाबेस वाला मामला भी हो सकता है। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस भी आगे जाके थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ये रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते हैं इसको। जस्ट एग्जांपल, आप जो स्टूडेंट हो सीएफई में, आपका एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी होगा। यहाँ पर्सनल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, आपका रोल नंबर, आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस वगैरह, ये भी होगा। लेकिन वहीं पे एक ऐसा भी वो बना होगा टेबल जिसमें आपकी फीस का सारा रिकॉर्ड होगा। वहां पे भी आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपकी फीस की डिटेल होगी। फिर इसी तरह आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड का भी एक टेबल बना होगा। और इसी तरह आपका मान लो कि यहाँ पे अगर कोई टेस्ट वगैरह हुए उसका भी रिकॉर्ड पड़ा होगा। ये डिफरेंट तरह के टेबल्स में आपका रिकॉर्ड पड़ा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब में एक ऐसी चीज होगी जो सबको आपस में ये कंबाइन कर सकती है। यानी कि एक बच्चे का सारा, उसके लिए वो यूनिक की, जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी की होती है जो सब में कहीं ना कहीं आ रही हो। जैसे रोल नंबर है वो शायद सब में आ रहा हो, जैसे आपका सीआरएन आई कैप में वो हर जगह पे आ रहा हो। चाहे आपके डिफरेंट वहां पे फीस रिकॉर्ड भी बन रहा होगा, आपकी अटेम्प्टों का रिकॉर्ड भी बन रहा होगा, है आपके बाकी सारे रिकॉर्ड भी बन रहे होंगे। लेकिन वहां पे एक ऐसी प्राइमरी की भी है जो सारे रिकॉर्ड्स को आपस में कंबाइन कर सकती है। तो इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। चाहे वो डिफरेंट टेबल्स में पड़ा हो लेकिन उनका आपस में एक ताल्लुक है, रिलेशन है। याद रखेंगे थोड़ा बहुत, बस जब हम पढ़ेंगे वैसे आगे जाके हम इसको देख लेंगे ये सारा डेटाबेस की बातें। ओके मेरे बच्चे, बेटा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है एसक्यूएल। अच्छा, ये होती क्या है, तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बच्चे जब कोई लफ्ज पढ़े, मैंने एक चीज आपको बताई थी, इसके मतलब में जब तक वो नहीं बताएगा कुछ भी, आगे भी इसकी तारीफें तुरूफें करेगा, ये एसक्यूएल क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इस तरह की चीजें बताएगा। लेकिन उसकी डिटेल में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी पूरी लैंग्वेजेस इसको समझने समझाने के लिए इतनी इतनी मोटी किताबें हैं। शायद कभी कभी आईटी की किसी उसमें जाओ ना, किसी प्रोग्रामर के उसमें चले जाओ, वहां पे जावा ये वो इस तरह के इतनी इतनी मोटी किताबें पड़ी होती है। आप देखेंगे ये पता नहीं, उसको खोलोगे तो दिमाग और भी चकरा देगा आप। वो अपनी जाहिर बात है कि उसमें क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे जस्ट लफ्ज बोलेगा और उसकी कुछ चीजें बता देगा, इसके एडवांटेज बता देगा, डिसएडवांटेज बता देगा, आगे आएंगे इसकी थोड़ी बहुत डिटेल। लेकिन इसकी डिटेल में उतर के सारा कुछ समझाना वो पॉसिबल नहीं होगा। और आप भी माशाल्लाह निकलना जाइएगा यूट्यूब पे इधर उधर वाला पाजी, मैं तो ये डिग्री जिन्होंने पीएचडी करके छटांगा, तो अल्लाह माफ करे 2-3 अटेम्प्ट लग जाए तो पीएचडी खुद ब खुद हो जाती है यहाँ पे सब्जेक्ट में किसी भी। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं फलाना सब्जेक्ट पढ़ाना है। हमने कहा कैसे, अरे मैंने 6 अटेम्प्टों में पास किया था। अच्छा आता है, यही क्राइटेरिया ना। अक्सर यहाँ पे टीए भी आके कहते हैं सर फलाने सब्जेक्ट में रख लो, मैंने 3-4 दफा अटेम्प्ट की हुई है उसको, तो अच्छा टीए साबित होगा। नॉलेज ही है ना मेरे बच्चे, तो अच्छा साबित होना है इस पेपर में। दिल कर रहा है अच्छा गोली मारो, क्या अच्छा बुरा, पास करो आगे जाओ।
मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको पास करवाना होगा, जो भी हो उसके लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी इंशाल्लाह वो मिलती जाएंगी आप ले बेटा। अभी ये एसक्यूएल की बात आई, कहता है दोबारा इस लाइन को पढ़ो, कहता है दिस टाइप ऑफ डाटा बड़ा इजी है मैनेज करना, एनालाइज करना, और इसे क्यों नहीं करना, इसे कोई चीज पूछकर उसे वो डाटा रिकॉर्ड निकालना। यूजिंग कैसे कैसे ये सारा कुछ करेंगे, मैनेज एनालाइज और क्यूरी कैसे करेंगे, कहता है यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स लाइक रिलेशन डेटाबेस, और रिलेशन डेटाबेस की उसके एग्जांपल दे दी एसक्यूएल। अब ये क्या है, अज्यूम कर लो ये है आपके सामने डेटाबेस पड़ा हुआ, ये डेटाबेस है। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं ये बच्चा बैठा हुआ, मैं इसको कहता हूं कि जाओ ऐसा करो, एडमिशन ऑफिस में जाओ, इन बच्चों ने जितनी जितनी फीस पे की हुई है और जितनी फीस इनकी अभी पेंडिंग है, ड्यू है, और कौन सी उनकी ड्यू डेट है, सारी वहां से निकाल के लेकर। ये बच्चा यहां से उठेगा, इस गली से घूमता हुआ इधर को जाता हुआ एडमिशन ऑफिस में जाएगा आतिफ के पास, और वहां पे अज्यूम कर लो फाइलों में डाटा पड़ा हुआ है। आतिफ क्या करेगा, वो फाइल ढूंढेगा, यहाँ पे आपकी मैनुअली कर, मैं समझा रहा हूं आपको, अगर काम मैनुअली हो, वो फाइल निकालेगा, इस क्लास के बच्चों की सारी वो आप इस बच्चे को दे देगा, ये इस जगह से घूमता फिरता हुआ आके ये डाटा मेरे पास रख देगा, ये रिकॉर्ड मेरे हाथ में आ गया। ऐसे ना मेरे बच्चों, लेकिन जो डाटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है वो किस गली से गुजर के गया है और किस गली से होता हुआ वापस आएगा, किस जगह पे रखा हुआ है, ये मेरे बच्चे ये हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां पे, लेकिन वो डाटा निकालते तो है ना। अगर जस्ट एग्जांपल यही डाटा आपका यहाँ पे वो पड़ा हुआ आता है सॉफ्टवेयर में, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस, वो हमारा डेटाबेस है, उसमें सारा रिकॉर्ड आपका वहां पे पड़ा हुआ। अब अगर मैं आतिफ को ये कहूंगा कि भैया इन बच्चों की फीस की सारी डिटेल जो भी सारा कुछ है वो मुझे निकाल के दे दो, तो आतिफ ये बैठा हुआ है, ये आतिफ है, जिम कर लो कि आतिफ वहां से गलियों से घूमता हुआ जहां तक पहुंचेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ, उसके सामने एक डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड है, एक ऐप है, जो भी जो सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप करके दिया हुआ उसे एक डैशबोर्ड दिया हुआ, वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो कहीं पे भी इस तरह की कोई रिपोर्ट बनाने के लिए जो भी होगा उसको जो जिस तरह अभी मैं बता रहा हूं, वो क्या करेगा अपनी सादा नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, या उसको कहीं पे कोई क्लिक करना होगा किसी रिपोर्ट को, वो क्लिक करेगा। अब जब ये दे देगा इंस्ट्रक्शन उसको, वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर, वो जो अंदर वो कंप्यूटर खुद क्या करेगा उसको, या जो एप्लीकेशन है वो खुद क्या करेगी, उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि ये जो डेटाबेस है ना, उसको हमारी अपनी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो इसको समझ ही नहीं आती, इसको समझ आती है एसक्यूएल। अज्यूम कर लो इसको क्या समझ आती है, एसक्यूएल। लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो एसक्यूएल में नहीं दे रहे होते, हम कोई प्रोग्रामर थोड़ी है, एनालिस्ट थोड़ी, और ये याद रखना, ये आम लोगों के लिए एसक्यूएल नहीं होती, ये मेरे और आपके कल में सर जो आपने लेक्चर देना ना वो एसक्यूएल में देना, ऐसा नहीं होता। ये किन की लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज है, ये एनालिस्ट की लैंग्वेज है। ये मेरे बच्चे इस डाटा, ये डेटाबेस पड़ा हुआ है, यहां से इसने कहा कि मुझे इस मंथ से लेके इस मंथ तक की रिपोर्ट निकाल के दे दें। जब ये आतिफ कहेगा, ये एसक्यूएल आगे क्यूरी वो रन होगी, ये लैंग्वेज एसक्यूएल क्या करेगी, इसको ऐसे उसमें डाटा में कन्वर्ट करेगी, या ऐसे अल्फाजों में कन्वर्ट करेगी जो डाटाबेस समझ सकेगा, और वो डाटाबेस क्या करेगा, आतिफ को रिक्वायर्ड डाटा प्रोवाइड करेगा। यानी कि एसक्यूएल बंदे और डाटाबेस के दरमियान ब्रिज का काम करती है। चले मैं फिर आपको समझाता हूं, ये तो डेटाबेस वाला ना, इसके लिए एसक्यूएल यूज करें। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी कुछ थोड़े बहुत एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए अभी होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, एनएलपी। ये एसक्यूएल का काम कौन करेगा उसमें, एसक्यूएल की जगह पे कौन आ जाएगा, एनएलपी। जैसे अगर आप होगा सिरी देखी होगी ना, सिरी, सिरी देखी नहीं होगी, चलो ऐप तो की होगी ना सिरी, ऐसा कर लाइट बंद कर दे, सिरी ये काम कर दे। ये उर्दू में भी कह सकते हो, पंजाबी में भी कह सकते हो, इंग्लिश में भी कह सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हो, ऐसा ही है ना। आपको लग रहा है कि जो अंदर जो ये सारा सिस्टम लगा हुआ आईटी का, वो आपकी पंजाबी उर्दू जिस तरह की आपकी लैंग्वेज है उसको समझ सकता है, नहीं। सिरी को जब आपने इंस्ट्रक्शन दी अपनी किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ एनएलपी, वो आपकी उस इंस्ट्रक्शन को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो मशीन समझ सकती है। तो वो समझ के क्या करेगी उसको, वो जो भी आपने हिदायत दी होगी, जैसे जस्ट एग्जांपल रिमोट होता है ना, रिमोट में हम बटन दबाते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, फलाना लिखा हुआ, जो भी नंबर लिखा हुआ, ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, ये 4 5 6 7 जो भी है। जब ये रिमोट के जरिए आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, वहां पे एक एनएलपी लगा होगा जो उसको कन्वर्ट करेगा उसकी उसकी अपनी लैंग्वेज में, जिसको वो समझ सकता है, मशीन जो समझ सकती है। मशीन हमारी जबानें नहीं समझती, याद रखोगे। तो इसके लिए ये डिफरेंट तरह की जबानें हैं। एसक्यूएल ये मशीन की जबान है, ये एनएलपीज वगैरह इस तरह की जो भी होंगी, ये किसकी जबानें हैं, ये मशीनों की जबानें हैं जो वो समझ सकती हैं। याद रखोगे, ये हमारे और मशीनों के दरमियान कम्युनिकेशन में एक ब्रिज का काम करती है। पता नहीं ये बात समझ आई है। डेटाबेस से अगर आपने डाटा लेना हो तो क्या आप लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दे सकते हैं, बिल्कुल।
लेकिन आगे कोई ऐसा कोई टूल होगा आपके पास, कोई ऐसा ब्रिज होगा जो उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसको डेटाबेस समझ सके, फिर वो डेटाबेस उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको वो सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देगा। याद रखोगे? तो ये काम कौन कर रहा है? ये एसक्यूएल कर रहा है। स्ट्रक्चर डाटे में डेटाबेस को समझाने के लिए कि भाई इसने मांगा क्या है, ये काम डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको कौन सा मेरे बच्चे वो यूज करेंगे, हम टूल यूज करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। याद रखोगे इसको थोड़ा बहुत? कहता कि चलो वैसे ही थोड़ा सा आगे कहता कि एसक्यूएल ये ब्रिज लैंग्वेज है, जैसे ये आपके सामने ये ब्रिज का काम करेगी। ये मोस्टली मेरे बच्चे वैसे तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो फिर ये खुद आप डायरेक्टली ये चीज़ें वो कर सकते हैं। सारी बात है, पीछे तो प्रोग्रामिंग हुई होती है ना, कि जब बंदा कोई इस तरह के अल्फाज बोलेगा तो उसकी जो एसक्यूएल होगी वो ये बनेगी। कहीं ना कहीं पीछे पूरी प्रोग्रामिंग की होती है प्रोग्रामर ने, कि जब कोई बंदा ये लफ्ज कह रहा होगा तो उसकी एसक्यूएल ये बनेगी। तो सारा कुछ बना बनू के पूरा प्रोग्राम बनाया होता इंस्ट्रक्शन। तो खैर वापस आओ, कहता कि एसक्यूएल इज लाइक ए ट्रांसलेटर बिटवीन इंसान और कंप्यूटर, मतलब डेटाबेस। ये उसमें ट्रांसलेटर के तौर पे काम, जैसे मान लो कि शहबाज शरीफ चला गया चाइना, वैसे उसको चाइना भी आती है, तो शहबाज शरीफ को रहने दो, हाफिज साहब चले गए चाइना, अब हाफिज साहब को चाइनी नहीं आती, तो आपने देखा होगा बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। वो ट्रांसलेटर नहीं, आज के बाद उसको आपने क्या बोलना है? एसक्यूएल। कौन बैठा हुआ है? एसक्यूएल। वो परले पासे जो चाइनीज सदर बैठा हुआ है वो कौन है भला? हाँ, वो डेटाबेस है। और इधर जो बैठा हुआ है अपना बंदा, वो क्या है? यूजर। तो ये जब भी उसको बोलेगा नेचुरल लैंग्वेज में उसको बात करेगा, वो जो बीच में ट्रांसलेटर बैठा हुआ है एसक्यूएल, वो उसको उस मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो परली साइड पे डेटाबेस बैठा हो। याद रखोगे इसको थोड़ा बहुत? कहता है कि ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रक्शन इन एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि ये एसक्यूएल को ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर एसक्यूएल क्या करता है? कन्वर्ट्स देम इनटू कमांड दैट द डेटाबेस कैन अंडरस्टैंड। तो फिर वो उसको कन्वर्ट करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो डेटाबेस अंडरस्टैंड करके फिर उसके मुताबिक आपको चीजें प्रोवाइड। लेकिन ये नैनो सेकंड्स में ये काम हो रहा होता है। ये नहीं होता कि आप बात कर ली और फिर उसके बाद आप देते हैं एक सेकंड में आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, उसने समझ के फौरन वो करती है। यहाँ पे तो अक्सर मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, कितना ऊंची बोल रहा हूँ, सर क्या बोला, सर क्या बोला, वहां पे ऐसा नहीं होता। याद रखोगे? नहीं ना समझ आ रही? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रिज लैंग्वेज, समझाने के लिए। बेटा वापस आने, कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा क्या? रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज इन, अच्छा ये देखो ये इन्फॉर्मेशन की तरफ रेफर कर रहा है, यानी कि जब आप रोज कॉलम में ये सारा कुछ करो ये इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा भी कह लो, ये किसी शक्ल में आपने प्रोसेस करके रखा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन होती है। खैर कहता है रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ये सारा मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया। और यूजिंग स्टैंडर्ड टूल, और इसे हम क्यूरी श्यूरी कैसे करेंगे? मेरे बच्चे एक स्टैंडर्ड टूल यूज करेंगे लाइक रिलेशन डेटाबेस, जिसका नाम क्या है? एसक्यूएल। एग्जांपल स्ट्रक्चर डाटा कौन कौन सी है? कहता है कि कस्टमर रिकॉर्ड इन ए सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है हमारा सीआरएम, उसमें जो कस्टमर का रिकॉर्ड है मेरे बच्चे, वो किसकी एग्जांपल है? स्ट्रक्चर डाटा। अब ये कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे आ रहा होता है उसमें सीआरएम में, इसको जरा देखिए। अच्छा ये भी वैसे ही आपको समझाया, ये आपके पास इस शक्ल में टेबल्स की शक्ल में डाटा पड़ा होगा। तो मेरे बच्चे जब भी हम कोई क्यूरी करेंगे तो क्यूरी मेरे बच्चे होगी वो इसमें एसक्यूएल में। अच्छा एसक्यूएल जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे ना, ये मुझे जस्ट एग्जांपल, ये आपके पास बड़े सारे स्टूडेंट्स का, हजारों स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है। आप कहते हो कि इसमें से मुझे वो स्टूडेंट्स निकाल के दें जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं, तो मेरे बच्चे वहां पे जो भी आप इस तरह की क्यूरी कर रहे होंगे तो उसको एसक्यूएल क्या करेगा? इस शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। ये वो शक्ल है जिसको डेटाबेस समझ सकता है, और फिर वो क्या करेगा? जस्ट एग्जांपल कहता है सिलेक्ट नेम। अब जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी, एसक्यूएल ने उसको क्या किया? एसक्यूएल ने उसको कन्वर्ट कर दिया, सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। जब ये इंस्ट्रक्शन एसक्यूएल ने कर दी तो सिस्टम ने फौरन से निकाल के दे दिए कि ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ये सारा खुदकार तरीका है जो इंटरनली प्रोसेस होता है उसके अंदर, या आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। याद रखोगे इस बात का? ले बेटा ये एग्जांपल ये दी थी उसने सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर कोई कस्टमर का डाटा किसी भी कंपनी में पड़ा होता है, इस शक्ल में पड़ा होता है, कस्टमर का आईडी आ रहा होता है, किसी भी कस्टमर का यूनिक आईडी होगा, जाहिर बात है नेम नेम तो सेम हो सकता है जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया। इसीलिए इसको मैं बार बार कह रहा हूँ रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होती है जो डिफरेंट टेबल्स में भी हो, उनका आपस में रिलेशन कायम कर देती है। जस्ट एग्जांपल 001 से रिलेटेड अगर कहीं और भी कोई रिकॉर्ड पड़ा हो तो मेरे बच्चे ये इन दोनों के दरमियान क्या कर देगा? ये 001 एक रिलेशन कायम कर देगा कि भाई ये दोनों सेम लोग हैं। खैर इसको बाद में समझेंगे। कहता है कि अगर किसी भी कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम जो काम करता है, ये आपने पढ़ के आए हो उसके अंदर? नहीं वहां पे शायद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना पढ़ के आए, चैप्टर 5 के अंदर आई2बी के अंदर वहां पे ह्यूमन रिसोर्स वाला पढ़ के आए हो आप, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ के आए हो वहां पे। बाकी वो मेरा ख्याल ये नहीं वहां पे। खैर वापस
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इस तरह डाटा पड़ा होता है मेरे बच्चे। इसमें होगा क्या, कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ कस्टमर डिटेल, जो भी इस तरह की सारी कस्टमर की डिटेल। कहता है कि दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेट मेक्स इट इजी टू फिल्टर फाइंड ऑल कस्टमर हु बॉट ए लैपटॉप और रन एनालिसिस हाउ मेनी कस्टमर्स परचेज इन लाहौर। जस्ट एग्जांपल, अगर ये डाटा आपके सामने पड़ा हुआ, आप ये चाहते हो कि इनमें बड़े सारे, ये तो हजारों लोग होंगे ना, लाखों लोग होंगे, ये तो हमारे पास एक जस्ट एक सैंपल है। अगर आप इसमें क्यूरी रन करेंगे कि मुझे इसमें से वो लोग देने जिन्होंने लाहौर में हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदी हुई है, तो ये जो लाहौर वाले होंगे ना, सॉरी यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, चलें खैर एड्रेस भी आ रहा होता है। चले हम वापस आ जाते हैं, हम उसकी लोकेशन की लिहाज से नहीं देखते क्योंकि इसमें लोकेशन है नहीं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, वो कहता है कि अज्यूम कर लो कि हाँ लैपटॉप की वजह से ये हो सकता है, हेडफोन्स हो सकते हैं प्रोडक्ट की बेस पे कि किन लोगों ने हमसे लैपटॉप खरीदे, और बात का ये भी हो सकता है कि किन लोगों ने, कितने लोग थे जिन्होंने लैपटॉप के साथ हमसे कोई और प्रोडक्ट भी खरीदी है। इस तरह की भी क्यों, तो वो दे देगा लैपटॉप के साथ किसी ने फोन खरीदा था, लैपटॉप के साथ किसी ने हेडफोन्स खरीदे थे, कुछ इस तरह की चीजें। इससे क्या होगा मेरे बच्चे, इससे हमें जरा कस्टमर के बिहेवियर का पता चल जाता है कि जब लोग आते हैं वो मजीद कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। तो इस तरह के हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। खाली ये इतना सा नहीं होता, बहुत कुछ होता है इसमें। बात क्योंकि जो हमारी जो कंपनीज होती हैं वो उधार पे चीज़ें बेचती हैं, अक्सर उधार पे भी चीज़ें बिक्री होती हैं, तो वहाँ पे उधार का भी सारा ट्रैक श्रैक होता है कि किस बंदे की क्रेडिट रेटिंग क्या है, वो सारा कुछ। खैर इसी तरह मेरे से दूसरी वहाँ पे एग्जाम्पल दी, इसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी हमने डिस्कस किया था कल पेपर को जब देखा था, तो उसने क्या कहा था बोला, सम टाइम वो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था उसमें एग्जाम्पल भी पूछता था, आपने यही एग्जाम्पल मेरे बच्चे वहां पे दोबारा लिखनी हो। अगर पूछता स्ट्रक्चर डाटा बताओ और साथ उसकी कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल भी दो, तो ये मेरे बच्चे एग्जाम्पल देंगे। ऊपर वाली ये बात स्ट्रक्चर डाटा में बताएंगे, बस इतनी सी, कुछ नहीं और बता, ये बात बता के आपने क्या करना है, नीचे उसकी एग्जाम्पल दे देनी। कहता है एग्जाम्पल जैसे रिकॉर्डिंग सीआरएम सिस्टम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखो ना, ये स्ट्रक्चर डाटा की एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी हमने देखा वहां पे टेबल में सारा रोज और टेबल में डाटा डिवाइड होता है, इसलिए मेरे बच्चे इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम माइट स्टोर कस्टमर डिटेल भी होती है उसमें, जैसे नाम भी होता है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, परचेज हिस्ट्री भी होती है, इसने कब कब हमसे कौन सी चीज खरीदी है, और एंड इंट्रैक्शन भी होते हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये लोग ये क्या करते हैं कंपनीज, ये कस्टमर बिहेवियर का आइडिया लगाती है। जस्ट एग्जांपल, एक बंदा वो क्या करता है कि लाजमी तौर पे सितंबर तक हमसे कोई प्रोडक्ट लाजमी आता है, वो खरीदता है, अक्सर ये होता है उसका मामला, उसका ये बिहेवियर है। इस दफा सितंबर गुजर गया लेकिन अभी तक वो बंदा नहीं आया, तो थोड़ा सा मैसेज भेजते हैं, सर ये फलानी प्रोडक्ट कमाल की ये चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, शायद आप भूल ही ना गए हो, क्योंकि वो आता था, वो रेगुलर था, वो खरीदा करता था इस तरह की चीज़। तो आप जब याद नहीं कराएंगे वो क्या, वो पहुंच जाएगा आपके पास। इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जो अक्सर आपसे कोई बंदा स्पेशली कोई चीज़ खरीदता है, आपने उसका ये नोट कर लिया, उसके बाद उस तरह की जब भी चीज़ आएगी तो मेरे बच्चे सिस्टम क्या करेगा, उसको एक लाजमी नोटिस भेजेगा कि ये चीज़ अब स्टोर में अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे, इसके लिए ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये सारा यूज़ करते हैं। कहता है कि इससे होगा क्या, दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल, वो ठीक हो गया। कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटा, ये भी ये आम सी बात है। कहता है एक कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डेट, कब कोई ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होती हैं, जहाँ पे अगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में होती ही है, इंक्लूडिंग अमाउंट अकाउंट जो भी है, ये बच्चों वाली बात। पढ़ क्या रहे हो बोला, कैटेगरीज ऑफ डेटा, कितनी तरह की कैटेगरीज हैं, 3 तरह। सबसे पहली कौन सी है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की निशानी क्या है, डाटा रोज और कॉलम में होगा। अगर रोज और कॉलम में होगा तो मेरे बच्चे इसको क्या करना आसान होगा, इसको एनालाइज करना, मैनेज करना और क्यूरी करना आसान हो। अगर आप इस स्ट्रक्चर, इस डाटा को एनालाइज या क्यूरी या इसको मैनेज करना है तो किस लैंग्वेज से करेंगे, किस तरह करेंगे, एसक्यूएल यूज करें। और एसक्यूएल क्या कोई आम लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं, नहीं, ये उस डेटाबेस की अपनी, ये वो लैंग्वेज है जो डेटाबेस समझता है। हम जो क्यूरी करेंगे वो नेचुरल लैंग्वेज में करेंगे, वो जो भी हमारी है नॉर्मली जैसा हम करते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, एसक्यूएल उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो डेटाबेस समझ सकता है। ले बेटा, ये थोड़ी सी बात थी इसकी, ले बेटा, रट्टा टका के रट्टा, लेकिन समझने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये याद करना, आपने इसी तरह पूछेगा स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल दो। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, उसके कोई 5 यूजर्स बता दो। तो स्ट्रक्चर डाटा कहां पे यूज होता है, और मजे की बात क्या है, यहां पे आपने क्या करना है, सिर्फ इंडस्ट्रियों के नाम याद करने हैं, इसमें और कुछ नहीं। जैसे जस्ट एग्जांपल, स्ट्रक्चर डाटा कहां पे यूज होगा, यूज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा क्या है, स्ट्रक्चर डाटा इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। इनका यूज मतलब किस किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये उस लिहाज से आपसे पूछ, क्या रखोगे, स्ट्रक्चर डाटा के यूज का मतलब क्या है, किस किस इंडस्ट्री में इस डाटा को यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को। और हर इंडस्ट्री जहां पे स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड भी है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, बल्कि हर इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 80-90% कौन सा डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड ही है। लेकिन स्ट्रक्चर भी तो होता है ना उनके पास, ये थोड़ी है कि सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड ही हो, ऐसा थोड़ी। उनके पास कौन सा डाटा होगा, स्ट्रक्चर्ड भी होगा।
जो स्ट्रक्चर डाटा है वो क्या, उसका यूज क्या है, किस इंडस्ट्री में क्या यूज है, उस लिहाज से उन्होंने बताया। अभी देखते हैं इसका किस इंडस्ट्री में क्या। पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी आंसर करते वक्त, वो इंडस्ट्री का नाम बताना हो। चाहे इसको हेडिंग देके बता लीजिएगा, बेहतर होगा हेडिंग देके बताएं, क्योंकि उसने भी तो बता ही रखा है ना। उसने कहीं ना कहीं तो जब शुरू किया है उसने किसी ना किसी इंडस्ट्री का नाम लिया है, तो आप उसको हेडिंग में लिख दें। क्या रखोगे इसको? Structured data is widely used across various industries due to its organized, easily accessible and analyzable। यही तीन चीजें थी ना इसमें। ऑर्गेनाइज करना आसान है, उसको एनालाइज करना आसान है, उसको मैनेज करना आसान है। ले बेटा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में स्ट्रक्चर डाटा का क्या इस्तेमाल है? ऐसे बच्चे आप में से जिसका अभी तक कोई बैंक अकाउंट ही नहीं। चलें ये सवाल जरा थोड़ा सा गरीबों वाला है, ऐसा कहते हैं अमीरों वाला पूछते हैं। ऐसे बच्चे जिनका बैंक अकाउंट है, ये भी गरीबों वाला ही हो गया। हालांकि मैंने तो कवर करने की कोशिश की थी। ये चलें, नहीं मेरा ख्याल है कि शायद मैं जज्बाती होकर ये लफ्ज बोलता गया, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भाई, एसक्यूएल ठीक हो गया। वापस है, नहीं बेटा, कहता कि ये स्ट्रक्चर डाटा का कहाँ कहाँ पे क्या इस्तेमाल है। कहता कि स्ट्रक्चर डाटा यूज होता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और कैसे अभी देखिएगा। कहता है कि यूज स्ट्रक्चर डाटा टू मैनेज कस्टमर अकाउंट डिटेल्स। जाहिर बात है वहां पे मेरे बच्चे प्रॉपर रोज कॉलम बने होते हैं, हर बंदे का नाम आ रहा होता है। उसका एक तो हर कस्टमर की जो क्लाइंट है या कस्टमर, उसकी आईडी आ रही होती है, उसने कब अकाउंट ओपन किया, उसकी जो अकाउंट की डिटेल, उसका जो सीएनआईसी, उसका इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, सैलरी उसकी क्रेडिट हुई है या उसको कहीं किसी और जगह से कोई पैसा आया है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, और जहां जहां पे उसने खर्च किया है और कैसे खर्च किया है। क्या वो जो खर्च किया उसने एटीएम के जरिए किया है, या कहीं पे डेबिट कार्ड उसने स्वैप किया है, या वैसे चेक से अमाउंट निकाली है, उसकी सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी आ रहा होगा। उसके साथ लोन इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, इस बंदे ने कब कोई लोन लिया, और कितना लोन इसका भी पेंडिंग है, और कब कब ये लोन टाइमली वापस कर देता है, कब ये टाइमली वापस नहीं होता, ये सारी उसकी हिस्ट्री आ रही होती है। इसी तरह कह रहा है कि एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इस बंदे ने जो हमारे पास पैसा रखवाया हुआ किस किस कैटेगरी में रखा हुआ। होता है ना कि आपके पास भी ऑप्शंस होते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए, आप उसको कहते हो कि सर इसमें 10 लाख में से ये 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में रख दो, सर इसमें से जो 3 लाख है ये फिक्स डिपॉजिट में रख दो जिसपे अच्छी खासी इंटरेस्ट आ रही है। बता रहा हूँ आपको, सर ये जो करंट बरकत अकाउंट है उसमें रख, क्योंकि जन्नत में भी तो जाना है ना सर, ये बरकत अकाउंट में रखनी। तो ये मेरे बच्चे, ये सारे आप डिफरेंट तरह के आपके पोर्टफोलियोज होते हैं, यानी कि आपका पैसा वहां पे किस किस कैटेगरी में पड़ा हुआ। तो क्योंकि होते हैं ना कि डिफरेंट तरह का वो देते हैं ऑप्शन आपको, कि इसमें रखें 5 साल के लिए होगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल के लिए होगा, 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते आप, लेकिन इतना रिटर्न देंगे हम। अब वो बैंक को भी पता होगा ये पैसा हमारे पास 5 साल के लिए आ गया, सारी बात है, उसके ऊपर रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप फिक्स रिटर्न उसको डिपॉजिट में नहीं करवाते, कोई और कोई तरीका कार है, तो उसमें शायद थोड़ा सा रिटर्न कम होगा, लेकिन जब चाहे आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो किसी और तरह के डिफरेंट तरह के फंड्स होते हैं, कोई शरिया कंप्लाइंट होते हैं, कुछ और होते हैं। फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है शरीयत वाली, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वहां पे माशाल्लाह बहुत सारे फतवे खरीदे खरीदे नहीं, सॉरी लिए हुए हैं। लेकिन वापस हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं ना, मैं नहीं ये कहता, वो खुद कहते हैं जिन्होंने ये सारा कुछ कंप्लाइंस करवाई है, कि भैया हम नहीं कर सके इसको शरीयत के मुताबिक, इसमें बड़े सारे लूप होल्स हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, फिर आप कैसे कह सकते हैं ये शरी है। अल्लाह माफ करे, शराब में से सिर्फ वो जो नशा है, कि नशा नहीं आएगा, है शराब। आप उसके बाद कहते हैं अल्लाह माफ करे, क्योंकि मना इसलिए किया गया कि लोग नशे में कोई इस तरह की बदजुबानी करते थे, अब वो निकाल दिया तो अब हलाल हो। और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, और मोस्टली में नहीं होता यार ना, मोस्टली में नहीं लोग इस तरह के उसमें जाते। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह माफ करे ना पीता हूँ ना मुझे वैसे पता। मुफ्ती कभी बनने की कोशिश ना करो। उन्हें भी ये क्या है ना, अब सेम उसने कहा ना, थोड़ी सी पी लो जिससे नशा ना हो तो हलाल है। व्हाट इज पॉसिबल, यानी कि मकदार ही इतनी रखो जिससे आप आपका दिमाग खराब ही ना हो, तो इसको कहता हलाल है। फिर तो आप उस तरफ जा रहे हो ना, तो गलत हो जाएगा। फिर थोड़ी सी मकदार ली जा सकती है, जैसे भुट्टो कहता था पीता हूँ लेकिन थोड़ी सी। वापस आओ जाना, अल्लाह माफ करे, सर समझा रहा हूँ आपको मादत के साथ, इस तरह के अल्फाज बोलने पड़ गए। वो शरिया कंप्लाइंट की बात करें ना, कोई शरीयत शरीयत नहीं, अल्लाह माफ करे इसके अंदर। ये जो बैंकों में हो रही है, आपके दिल की तसल्ली के लिए हो रही है। मैंने नहीं बोला, ये मिफ्ता इस्माइल, ये जितने लोग हैं इन लोगों ने बोला वो। मैं आपकी वीडियो शेयर कर दूंगा। खैर वापस आओ, आपके पास कौन सा पैसा जो रखवा के आपने कमाना है? तो बता के इनको रहा हूँ जिनके पास, बेचारों के पास हो गया वक्त, पास वापस आओ।
ये बेटा चंद दिनों के बाद इस क्लास की जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटा हो जाएगी, क्योंकि अब देखो ना ये टॉपिक शुरू हुआ, कम से कम ये तो खत्म हो जाए, और इसमें कुछ ना कुछ बातें समझाने के लिए इधर उधर की भी करनी पड़ती हैं, वो मजबूरी है। ये ना समझे कि सर का पता नहीं कोई शौक है मैं इस तरह की बात करूँ, वापस आए जल्दी करके, बस 2-4 मिनट आपके और चाहिए, वो ज्यादा नहीं, अभी पूरा टाइम, वरना सही पूरे टाइम देते मैसेज करता। बेटा कहता है कि दिस डाटा इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। अच्छा, ये जो बैंक में ये सारा डाटा पड़ा हुआ ऊपर, ये कस्टमर का उसका अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल, लोन इन्फॉर्मेशन सब कुछ पड़ा हुआ, कहता है ये किस लिए है, इससे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार होंगी उससे। इसी तरह कहता है ये और किसके लिए, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो ना, एक बैंक के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हैं, क्या आप सारी ट्रांजैक्शन थोड़ी चेक करते हो? वहां पे आप कहेंगे कि ऐसे कस्टमर अकाउंट्स की डिटेल मुझे दे दो जिनका अकाउंट जो अमाउंट्स है जिनके अकाउंट में वो 10 लाख से ऊपर की है। इस तरह करके आप क्यूरी करके वो डाटा निकालेंगे वहां से, और वो क्या करेगा, आपको डाटा निकाल के दे देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा पढ़ रहे हो ना। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह ऑडिट करने में आपकी आसानी होगी। और परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट, अगर किसी ने लोन लिया हुआ है और लोन वो कितनी देर का पेंडिंग है, तो रिस्क असेसमेंट भी होती है यहाँ पे, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। इसी तरह इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, होता है ना कि बात कर कोई बंदा पैसे ला ला के दे रहा है और सोर्स नहीं बता रहा, तो कहीं ना कहीं इस तरह का हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो। तो फिर अच्छे यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, ये आपकी इस काम में भी मदद करेगा, इंश्योर करेगा कि रेगुलेटरी कंप्लायंस यहाँ पे हो रही है। याद है जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा था, तो वहां पे सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज की पड़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग के बाद? फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स की, क्योंकि जो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स के जरिए होती है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया हुआ बिलो, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। क्या रखोगे तो ये उसमें, और स्ट्रक्चर डाटा आल्सो सपोर्ट्स फ्रॉड डिटेक्शन एंड कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, कि कब कब कोई बंदा लोन लेकर वापस ही नहीं देता, फ्रॉड या है, तो उसका भी मेरे अच्छे, और कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, और कस्टमर का बिहेवियर होता है कि बात का एक बंदा कब कब लाके हमें पैसे जमा करवाता है, एक बंदा मोस्टली जो पैसा है वो किस तरह की चीजों में यूज करता है। एक बंदा, जस्ट एग्जांपल, एक बंदा वो मोस्टली पैसा बैंक में है लेकिन वो इधर उधर सफर करता है, उसने अक्सर क्या की होती है, टिकटें खरीदी होती है, होता है ना, पेमेंट तो ऑनलाइन करनी है ना, टिकट खरीदी, पेमेंट ऑनलाइन की, बैंक को पता चल गया यार ये हर रोज टिकटें खरीदता है, इसको कोई ना कोई ऑप्शन दे देते हैं कि भाई अब अगर जब कोई टिकट खरीद रहे होंगे हम आपको 5% उसमें इस तरह का वो फायदा दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे फलानी एयरलाइन से या फलाना से। इस तरह की कस्टमर बिहेवियर का आपको आइडिया हो सकता है। खैर, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। याद करना है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको लिए समझना जरूरी है। फिर मैं दोबारा याद करवा दूं अभी स्लो पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम, उसके बाद इंशाल्लाह स्पीड अप हो जाएंगे जल्द जल्द पढ़ेंगे, क्योंकि ये रटे वाला एरिया था, याद है ना तो रटा लगाना, समझ के रटा लगाना मेरे बच्चे आसान होगा, बगैर समझे रटा लगाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मंडे को आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, जितना आपने पढ़ा होगा उसका मंडे को आपका टेस्ट होगा।